नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। 2016 में होमगार्ड जवानों की बहाली को लेकर एक विज्ञापन निकाला गया था। दरअसल ये विज्ञापन 771 पदों के लिए था, लेकिन 2018 में जब मेधा सूची जारी की गई तो इसमें 771 की जगह 1029 लोगों को बहाल कर दिया गया, जिसको लेकर होमगार्ड एसोसिएशन वेलफेयर के जो महासचिव हैं राजीव कुमार तिवारी, उन्होंने इसको लेकर के एक ज्ञापन उस समय के डीजी एमवी राव को दिया। वो ज्ञापन जो है उनकी ओर से जब दिया गया डीजी को, उस दौरान उन्होंने उसे रद्द भी कर दिया। इस दौरान इन्हें कई सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। आज के हमारे इस कार्यक्रम में खुद राजीव कुमार तिवारी मौजूद हैं, जो इस वक्त कई विवादों में हैं, कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। इनसे हम जुड़ेंगे और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है जिसकी वजह से इस वक्त ये परेशान है। राजीव जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। राजीव जी, पहले भी हमने आपकी खबर से जुड़ी कई खबरों को उठाया है, कई समस्याएं पहले भी आपने उजागर की है। इस वक्त क्या कुछ समस्या है जिसका सामना आपको करना पड़ रहा है? जी मैम, जब से ये रांची का होमगार्ड बहाली का विज्ञापन निकला जी, उसी समय से मैम इसमें गड़बड़ी चालू हो गई। इस गड़बड़ी को लेकर मैं आवाज उठाने लगा मैम। जब मैंने आवाज उठाना शुरू किया उस समय बिना किसी आरोप के मुझे होमगार्ड से बर्खास्त कर दिया गया। होमगार्ड से बर्खास्त करने के बावजूद भी मैं इस पे लगातार आवाज उठाता रहा और मैंने इससे संबंधित एक परिवाद जो है मैडम एमवी राव सर को मैंने दिया था, जिसके बाद उन्होंने जब उसकी समीक्षा की तो समीक्षा में निकला कि हाँ, इस बहाली में गड़बड़ी हुई है। उसके बाद उन्होंने उस बहाली को रद्द करने का अनुशंसा गृह विभाग झारखंड सरकार को किया, जिसके बाद गृह विभाग के द्वारा वर्तमान में जो उसकी जो एक्स्ट्रा जो निकाला गया था जो वैकेंसी, उसको रद्द करते हुए नए सिरे से मेधा सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया, जिसके आलोक में दिनांक 14 अप्रैल को उपायुक्त महोदय के द्वारा नए सिरे से मेधा सूची प्रकाशित की गई। परंतु जो मेधा सूची प्रकाशित हुई वर्तमान में, उसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता, बड़े पैमाने में गड़बड़ी थी, जिसको लेकर मेरे द्वारा मीडिया में न्यूज दिया गया और पत्राचार भी किया गया। पत्राचार करने के बाद और जब मीडिया में न्यूज आने लगा तो होमगार्ड के जो दो जवान थे, एक गणेश शर्मा और एक संदीप कुमार, मेरे पास आए और मुझे कहे कि तिवारी जी, आप इस बात को क्यों इतना हाईलाइट कर रहे हैं, इससे आपको क्या मिलने वाला है? तो मैंने कहा कि देखिए भाई, जो योग्य अभ्यर्थी उसका होना चाहिए। मैं तो आपके विरुद्ध नहीं कुछ लिख रहा हूँ, मैं तो लिख रहा हूँ कि योग्य अभ्यर्थी का वैकेंसी होना चाहिए, उसे 25 भेजा जाना चाहिए। तो वो कुछ नहीं बोला। दिनांक 21 अप्रैल को मैं जो है कि गया हुआ था अपने जवानों से मिलने के लिए। दोरंडा में कुसई कॉलोनी में कायबी गार्ड है, वहाँ मिलने गया हुआ था। उसी दौरान वहां पर गणेश शर्मा आए और गणेश शर्मा ने आकर मुझे कहा कि तिवारी जी, मेरे बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया है, मुझे बाइक का चाबी दीजिए। उसने मुझसे बाइक का चाबी मांगा, मैंने बाइक का चाबी दे दिया, क्योंकि मेरे उससे बातचीत होता था, अच्छा रिलेशन था। तो उसके बाद वो चला गया बाइक लेकर, आधे घंटे के अंदर फिर वापस आया। आने के बाद कहा कि पेट्रोल नहीं मिला, पेट्रोल पंप बंद था। मेरा चाबी उसने दे दिया और चाबी देने के बाद फिर वहाँ पर वो बैठा, वहाँ पे हम लोग तरबूज उर्बूज जो भी था खाना वाना खाए और खाने के बाद फिर 4 बजे अपने घर चले गए, वो अपना चला गया। फिर 22 तारीख के बाद फिर दोबारा वहाँ पे गए थे। 22 तारीख जब दोबारा गए तो दोरंडा थाने के कोई दरोगा आए वहाँ पर। अब मैं अंदर में रूम में बैठा हुआ था, बाहर में हमारा होमगार्ड जवान ड्यूटी में था। उससे उन्होंने कहा कोई हम प्रतिबंधित मांस बेचता है क्या, मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है। तो बोला कि नहीं, यहाँ कोई मांस उस तो कोई नहीं बेचता है। तो फिर वो चले गए और उसके फिर हम गणेश को फोन किए कि गणेश कहाँ हो यार, तुम आए, बोले थे आने के लिए, मिलने के लिए, तो नहीं आए। तो बोला नहीं, हम अपने गार्ड में ड्यूटी में है। हम उसके गार्ड में गए तो देखिए गार्ड वो नहीं था। उसको लगातार कॉल किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं किया। उसके बाद फिर अपने हम चले गए और बड़ा बैंक है वहाँ बैंक में गए, अपने जवानों से मिलने के बाद फिर वहां से फिर हम अपने घर चले गए। उसके बाद फिर कुछ मेरे साथ कोई घटना नहीं घटा। दिनांक 26 तारीख को मेरे से मीडिया के लोग बयान लिए होमगार्ड बहाली में गड़बड़ी को लेकर। मुख्यालय पे हमारे अभ्यर्थी कुछ प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं पे मुझसे बयान लिए। उस दिन भी मैंने बहाली से संबंधित जो गड़बड़ी थी वो सारी बातें मैंने रखी और वहाँ बात रखने के बाद फिर मैं चला गया वहाँ उन लोग से मिलने के लिए। गणेश थे, संजीव थे और एक प्रमोद नाम का लड़का था। उन लोगों से मिले, उन लोग के साथ चाट भी खाए और खाने के बाद फिर मेरा घर पे मेरे सालगिरह था, हम घर चले गए। घर जाने के बाद रात्रि 7:30 बजे धुरवा थाने के दरोगा विवेक कुमार साथी वर्दी सशस्त्र बल के साथ मेरे घर पर आए और घर पर आने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि ये बाइक किसका है। मैंने कहा कि ये बाइक तो मेरा है। तो बोले इसका डिक्की कहाँ गया? तो मैंने कहा कि मेरे बाइक में डिक्की नहीं था। फिर उन्होंने फोन किया जिसने उनको इन्फॉर्मेशन दिया था। फिर वो मुझे बोले कि आप एक काम कीजिए, आप अपने टूल बॉक्स को खोलिए मोटरसाइकिल का। तो मैंने जब टूल बॉक्स को खोला तो उसमें गांजा और हथियार निकला। हथियार निकलने के बाद वो तुरंत मुझे जिप्सी में बैठाए और मुझे लेकर थाने चले गए। थाने ले जाने के बाद जैसे मुझे थाने लेकर गया तो फिर मेरे दिमाग में आया, तो मैंने कहा कि आप जो है कि गणेश शर्मा को पकड़िए, मेरा बाइक लेकर गणेश शर्मा गया था और उसका फिंगरप्रिंट का जांच कीजिए आप। तो मैंने जब उन्हें फिंगरप्रिंट का जांच के लिए कहा तो वो फिर अपने जो थैला जो हथियार था उसको लेकर अपने हाथ में ले लिए। तो मैंने देखा कि 3 गोली उसमें था। फिर मैंने कहा कि अपने हथियार को क्यों अपने हाथ में ले लिया? तो वो बोले कि तुम्हें ज्यादा तेज बने हो, जब चल जाओगे अंदर, तो इसे शांति से हल्ला गुल्ला मत करो। हम बोले कि देखिए ये सब गलत हो रहा है सर मेरे साथ, जो गलत किया उसको आप पकड़िए।
मैं बार बार बोला, बार फिंगरप्रिंट का जांच की गया, लेकिन कोई मेरा सुनवाई नहीं हुआ। मुझे एक रूम था, उस रूम में रखा गया। रखने के बाद करीब 2 घंटे के बाद वो मेरे पास आए और आकर बोले, देखिए कि बहुत बड़ा मामला है, आप अंदर चले जाइएगा, आप गलती किए हैं या नहीं किए हैं, फिर भी आप चले जाइएगा, हम जान रहे हैं निर्दोष से, फिर भी आप चले जाइएगा। तो हम बोले कि सर तो क्या करना होगा? बोले 3 लाख रुपया लगेगा। तो हम बोले सर 3 लाख तो नहीं दे पाएंगे, तो पैसा कहाँ से दे पाएंगे? तो फिर करते करते वो 65,000 रुपये में आए। फिर 65,000 रुपये, बोले 65,000 रुपये लगेगा। फिर मेरे को वो मेरा फ़ोन मुझे दिया, बोले कि व्हाट्सअप कॉल से अपने घर में फ़ोन कीजिए और फ़ोन करके बोलिए पैसा का इंतजाम करने के लिए। फिर मैंने घर पे फ़ोन किया, मेरी पत्नी को फ़ोन किया, फिर वो लोग 12 बजे रात के बाद फिर घर पे आए। घर के आने के बाद मेरे साला उस दरोगा को पैसा दिया। पैसा देने के बाद फिर पीआर बॉन्ड बना के मुझको छोड़ दिए। छोड़ने के बाद फिर हम घर चले गए, बहुत मानसिक रूप से बहुत परेशान थे। तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा परेशान मत हो, जो भी तुम्हारे साथ घटना घटा है सब बात जो बड़ा अफसर उसको बताओ। तो जब मेरी माँ ने मुझे हिम्मत दिया तो फिर मैंने इसकी सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से एसपी महोदय को दी। तो एसपी महोदय ने व्हाट्सएप में मैसेज को सीन नहीं किया। तो फिर मैंने उसी दिन एसपी सर को फ़ोन किया। एसपी सर ने सारी बातों को बहुत गंभीरता से सुना और सुनने के बाद तुरंत तत्काल मुझे सुरेंद्र कुमार झा सर जो भी वर्तमान में है, इन्होंने मुझे बुलाया 29 तारीख को। फिर मैं वहाँ गया तो वहाँ पे नीरज सर एक मुख्यालय डीएसपी थे, उनसे बोले मिलने के, उनसे भी बात किए। तो बोले लिखित में आप मुझे को आवेदन दीजिए। फिर मैंने 30 तारीख को लिखित आवेदन दिया। जैसे लिखित आवेदन देकर मैं कुछ दूर आगे गया ही था तो फिर विवेक कुमार का व्हाट्सएप कॉल आया और उन्होंने कहा कि आप जो है मेरे खिलाफ आवेदन दिए हैं, आपको बर्बाद कर देंगे। एक व्हाट्सएप कॉल में धमकी दी है। फिर भी मैंने बोला कि सर आपको जो करना कीजिए, लेकिन जो सच्चाई बात हम बताएंगे ही। तो फिर वो हम दे दिए। देने के बाद फिर हम अपना चले गए। जाने के बाद फिर मैडम यशोधरा मैडम को जांच मिला। जांच के दौरान मुझे वहाँ बुलाई। तो उसके बाद जांच में हम गए, 6 तारीख को गए उनके पास में। तो मैडम बोली कि देखिए वो लोग जो दरोगा है वो लोग तो स्वीकार नहीं कर रहा है कि आपकी गाड़ी में हथियार निकला है और ना थाना प्रभारी कर रहे हैं। तो मैडम को हम बोले, मैडम जब मेरे गाड़ी में हथियार नहीं निकला और तो फिर मेरे को 6 घंटा क्यों थाने में रखा गया? तो पूछताछ के लिए बोले, मैडम पूछताछ मुझसे होगा कि मेरे मोटरसाइकिल से पूछताछ होगा? मेरे मोटरसाइकिल को भी ले जाया गया। फिर मैडम को हम दिखा के, देखिए मैडम अपनी वाइफ को कभी व्हाट्सअप कॉल नहीं करते हैं, व्हाट्सअप कॉल से मेरा करके पैसा मांग गया। तो मैडम बोले दिखाइए। तो फिर मैंने उनको दिखाया फ़ोन, तो वो सारा देखे कि हाँ व्हाट्सअप कॉल किया गया है। फिर मुझे विवेक कुमार ने 30 तारीख को व्हाट्सअप कॉल किया, वो सारा मैडम देखी। तो बोली आप एक लिखित में आप एक आवेदन दीजिए और सारी बातों को इंगित कीजिए कि जब जब आपको व्हाट्सअप कॉल किया गया। मैडम बहुत अच्छी तरह से पूरे जाँच को कर रही हैं, तो उन्होंने सारी बातों को बताया। फिर उसके बाद कल मुझे गणेश शर्मा हमसे मिला और मुझे फ़ोन भी किया और करके कहा कि तिवारी जी हमको माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गया। मुकेश कुमार एक होमगार्ड के जवान है, उसके कहने पे जो है मैंने आपके बाइक में हथियार, गोली, बंदूक जो भी था मैंने रखा है। उन्होंने माना कि उन्होंने हाँ रखा है जी मैम। तो मैंने उसकी कॉल को रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्ड करके मैंने मैम आपके को भेजा है। राजीव जी इस पर हम चर्चा आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को मैं यहाँ पर वो ऑडियो कॉल सुनाना चाहूंगी जिसको लेकर के जो आरोपी था उसने अपनी बातों को स्वीकार किया है। मैं कुछ भी कहूँ उससे पहले सबसे पहले मैं ये ऑडियो कॉल आपको सुनाती हूँ। सबसे पहले ये ऑडियो कॉल सुनिए जो कि राजीव कुमार तिवारी और गणेश जी के बीच में हुई है। हेलो। हाँ गणेश, आ जवाब दे बाबा। मुकेश को आप बोलिए कि हमसे कोई बातें चीत नहीं हुआ है तिवारी जी से। तो ना ना हमारा बातें चीत है तो उसको बोलने से होगा? अच्छा ठीक है बाबा, नहीं ना बात बोले। हाँ बोलिए, उसका रिकॉर्डिंग करके सब रखिए आप। तो आप डर का सुनिए, आप डर कह रहे हैं। देखिए बता रहे हैं, देखिए गणेश, जहाँ जहाँ जब देखिए आदमी कब तक आदमी किसी को बचाता है, जब तक खुद आदमी बचे तब तक। मेरा कहना है, मेरा सुनिए, मेरा कहना, आप मैडम का जो बात बोल दी है वो मामला जांच में चल रहा है। तो मैडम पास तो आपको देखिए, मेरे पास बोलिए सच्चाई या नहीं बोलिए, मैडम पास तो वो सच बोलना होगा ना। नहीं आ जवाब दिए हो किसको? हमारे उसको जवाब दीजिए कि हमसे कोई मुलाकातें नहीं हुआ, हमको बोल दीजिए आप। ना मुलाकात के बारे में तो बोले, इन्हीं सब बारे में ना बोलेंगे ना हुआ बात। नहीं बोलिए कि नहीं हम बात नहीं, हम काहे कुछ बोलेंगे, हम काहे कुछ बोलेंगे। ठीक है बाबा। टेंशन ले ज्यादा ना भाई। अरे हम तो खाली कहे हैं आपको, तार सुनिए, हम खाली कहे हैं आपको, इसको प्रमोद को। अभी अशोक सिंह फोन किया हमको। अशोक सिंह फोन करके बोला कि का तिवारी जी आप गणेश को कहे हैं का कि मतलब मुकेश से बात के खिलाफ में करने के लिए बोला था। हम बोले हाँ बोले हैं हम। आप अशोक सिंह को बोले ये सब बात? हाँ बोले ना। हमारी सब हम नहीं किए है सब, ऐसा ये है। तो हम बोले कि हाँ हमको तो मुकेश बोलबे किया था कि तिवारी जी बहाली की हिम्मत नहीं होने दीजिए, कि आप पैसा खा लिए इसीलिए ना बहाली के सपोर्ट कर रहे हैं आप। जवाब दी रहो तिवारी तुम बोल दिया हम अब हो यही ना हम पूछते हैं ना। आप बोलिए कि हम कहाँ कुछ बोले, हम कुछ बोलबे नहीं किए। आप कहे हैं तो सामने पूछाइए। आप ये ना बात बोलिएगा, आप बोलिए कि हम कहे कुछ तो सामने पूछाइए। और सामने पूछा वाला हो तो वो हमने बोलेंगे हम कुछ नहीं बोला है ना। हाँ हम कुछ नहीं बोला, लेकिन देखिए बता रहे हैं हम तो मुकेश के पास हम सब बात बोल देंगे कि आप कुछ हमको नहीं बोले हैं, लेकिन मैडम के पास तो वो सच्चाई खोलना ही पड़ेगा गणेश।
तो मैडम इमादी वाला बतिया खोल तो मेरे मरने तो जल्दी भी जेल हो, आप क्या जेल चल जाइएगा? तो फिर मुकेश जल्दी जेल हो, हाँ तो मगर जेबे करे जेल, उसको तुम्हें थोड़ी है कि नहीं जाएगा। आहला पेड़ रही है यार भाई, मुकेश देखिए ए आहला गणेश, पेड़ से थोड़ा आदमी है ये मैटर से जब हटा तो अब वो और अब दूसरा मैटर में जब सारी बात हम लोग से हो जाया हाँ तो फिर बिहार और में बदनामी हमारा बहुत हो जाएगा भाई। अरे बात सुना बदनामी, तुम्हारे, देखिए बदनामी की बात, मैडम पास तो सच्चाई बताना पड़ेगा ना, मैडम सच्चाई खुद में ना करेगी। ना मैडम सच्चाई है, तू दूसरा बहाना ढूंढता है, दूसरा बहाना तो दूसरा बहाना आम अरे बजे सुनिए बजे। ए गणेश, हाँ आपको बता रहे, हाँ सुनिए हाँ हमको हम क्या बोले आपको कि हाँ सारा कुछ सच्चाई सामने हो जाएगा, हम अपना आवेदन वापस, देखिए जो कंप्लेंट रहता है, अगर कंप्लेंट अपना वापस ले लेगा तो फिर उसको कार्रवाई होता है। ना ठीक है, तो हम कह दे हम भी ऐसी ये है, ये हाँ। तो अगला जीवन भर दुश्मन हो जाएगा भाई। वाह, दुश्मनी अरे आप ये से अरे जवाब दे रहा है, सब देख रहे हैं, तड़ातड़ बोलने से वो फोन कर रहा है, बोलने से वो फोन कर रहा है। तो फोन हम तो भाई अरे जो सुनिए पागल है, फोन, हम सोचे कि हम टेंशन फ्री हो सुनिए जाए। सुनिए हाँ तो कोई फोन कर रहा है, क्या कर रहा है, जो कर रहा है, आज आपको चढ़ा बढ़ा के हथियार रखवा दिया मेरा हाथ की गाड़ी में है, और आज जो है कि आपको जो है कि टॉर्चर दे रहा है, तो गलती आप फिर तो आप ही को ना गलती बनाना चाह रहा है। हमारा हेलो मैं कर दे भाई। वाह, तो हम मैं तो तो हम भाई तो वाह। हम मैनेज करे लाइक कहाँ पीछे भाग रहा हूँ, मैडम पास चला जाए, चलेंगे हम लोग सब आदमी मैडम अब पास सारा, मैडम सर हम नंबर ले जाए तब आप तो हुए हो। तो मैडम पास अगर मुकेश के बारे में नहीं बताइएगा तो फिर सारा दोषी फिर आप ना हो जाइएगा। तब यहाँ अरे भाई वाह, अब दूसरा आप बात मैडम पास बताओ। सच्चाई, देखिए मैडम पास सच्चाई सारा बात आप बता दीजिए, मैडम ऐसा ऐसा बात था, मैडम हमको इस तरह से चढ़ाया, हमको जो बात है आप मैडम को बता दीजिए, वही कहानी खत्म हो जाएगा वहीं पर ही। अरे हो तो ये ना यार, ये थोड़ा सच्चाई बतैली, आत्मा से हृदय खोल के बतैली भाई, बात अब हमारा फसाद में हो। नहीं नहीं, हम कहाँ फंसा रहे हैं आपको, हम तो बोल रहे हैं कि हम अपना आवेदन आपके अब खिलाफ, बताओ हमारा छोड़ के वो और अब चल जाए तो जीवन भर लड़ाई ना है हो। तो लड़ाई काहे के लिए होगा जी, गलती आपसे करवाने की है तो ऐसा आम अरे अरे तो ठीक है। हाँ तो आप मान लीजिए, देखिए वो आपसे तो गलती करवाया ना हो, मेरा कहना है आपको गलती करवा दिया, गलती करवा के जो है कि आपको जो है कि छोड़ दिया, तो आपका तो जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश किया ना, आपका भी किया मेरा भी किया। हाँ बात समझ गए, आपका भी कर दिया, मेरा भी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश किया, तो इसमें मुकेश का बहुत बड़ा गलती नहीं है। तो आपने इस ऑडियो कॉल में सुना गणेश शर्मा की ये आवाज थी, और इसके साथ ही जो दूसरी आवाज थी जिनके पास कॉल आया था वो थे राजीव जी, जो कि खुद इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। चूंकि ये पूरा मामला जो है वो काफी बड़ा लग रहा है, तो ऐसे में जब पूछताछ दरोगा से हुई राजीव जी, तो दरोगा ने अपने बयान से भी वो पलटता नजर आया, जैसा कि आपने कहा। जी। और ऐसा पहली बार किसी केस में ऐसा देखने को मिल रहा है कि जिस दरोगा ने हथियार पकड़ा है वो खुद बोल रहा है कि उसने हथियार नहीं पकड़ा है। जी हाँ मैम, ये तो सोचने वाली बात है। मेरे बाइक में हथियार निकला, गोली निकला, मैं कह रहा हूँ कि मेरे बाइक में हथियार गोली निकला, और जिस दरोगा ने पकड़ा वो नहीं कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि वो उन्होंने मुझसे अवैध वसूली मेरे परिवार से किया, और इन्हें इस बात का डर है कि क्योंकि उन्होंने सूचना जो है कि जो एसपी और अपने जो डीएसपी थे उनको सूचना नहीं दिया कि मेरे गाड़ी में हथियार निकला, तो उन पे कार्रवाई का डर, इसलिए इस बात को छिपा रहे हैं। लेकिन जब आप ऑडियो कॉल को सुनेंगे तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि मेरे बाइक में हथियार रखा गया था। जी, तो राजीव जी आपने ये ऑडियो कॉल हमारे चैनल को आपने मुहैया कराया, क्या आपने ये ऑडियो कॉल जांच टीम को मुहैया कराया? जी मैम, मैंने कल एसपी साहब को भी मैम मेल के माध्यम से मैंने सूचित किया है कि सर इस रिकॉर्डिंग को सुना जाए, रिकॉर्डिंग को सुनने से स्पष्ट हो जाएगा कि मेरे बाइक में हथियार रखा गया था। तो मेरा यही कहना है कि जो पदाधिकारी की जिम्मेवारी होती है सच्चाई को लाना, गड़बड़ी को उजागर करना, वो पदाधिकारी इस बात को छुपा रहे हैं। तो उनको तो सारी बातों को रखना चाहिए, इनकी गाड़ी में हथियार निकला था, लेकिन उस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो मैं जांच पदाधिकारी जो यशोधरा मैडम है, जो कि ईमानदार अधिकारी है, उन पर मुझे आशा है कि वो सारी सच्चाई को सामने लाएंगी और उस पर कार्रवाई करेंगी। तो यशोधरा मैम तक क्या ये ऑडियो कॉल आपने पहुंचाया? नहीं, मेरे पास उनका कोई अभी कांटेक्ट नंबर नहीं है, इसलिए मैंने एसपी सर को डायरेक्ट मेल के माध्यम से मैंने उनको भेजा है। और मैं यही विनती करूंगा कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ, गड़बड़ी के खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ। तो क्या भ्रष्टाचार गड़बड़ी के खिलाफ आवाज उठाना गलत है? अनियमितता के खिलाफ आवाज उठाना गलत है? यहाँ तक कि हो सकता है कि मेरी मौत भी हो जाए, मुझे मारने का भी षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्योंकि जब सोच सकते हैं कि जब मेरे गाड़ी में हथियार रख दिया गया, मेरे जीवन को बर्बाद करने का, मेरे चरित्र को दागदार करने का प्रयास किया गया, तो मेरे साथ कोई भी घटना हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ अपने जो भी अभ्यर्थी हैं, जो योग्य अभ्यर्थी झारखंड के, लाइव लगातार के माध्यम से उन्हें मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ किसी भी कीमत पर फर्जी बहाली को नहीं होने दूंगा।
चलिए, एक महत्वपूर्ण बात और इसके साथ ही कहीं ना कहीं ध्यान आकृष्ट करने की इन्होंने कोशिश की है कि ये जो गड़बड़ियां हो रही है, जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जो अनियमितता हो रही है, उसको लेकर अगर ये आवाज उठा रहे हैं तो इन्हें मारने की कोशिश की जा रही है, इन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। और अगर अपने बचाव में ये कुछ कहते हैं तो इन्हें पैसे भी इनसे डिमांड की जाती है, जैसा कि इन्होंने बताया। मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से आप जो दरोगा हैं उनके नाम को आप उजागर करें। दरोगा है धुरवा थाने के दरोगा है विवेक कुमार, जिनके द्वारा अवैध वसूली की गई है मुझसे। और दूसरा मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि जो भी गड़बड़ी हुई है, और मैं जो आरोप लगा रहा हूँ, अगर मेरा आरोप एक भी आरोप गलत अगर साबित हो जाए तो मुझ पे कानूनी कार्रवाई किया जाए, क्योंकि मैं गलत आरोप लगा रहा हूँ किसी के ऊपर। रांची होमगार्ड बहाली में बड़े पैमाने पे गड़बड़ी हुई है, मेरे द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है। अगर मेरा आरोप गलत साबित होता है तो मुझ पर कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन इस बहाली की नए अच्छे तरीके से ईमानदार अधिकारी जांच की जाए तो जांच में सारा कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप एक आखिरी अपील क्या करना चाहिएगा जिससे जो भी समस्याएं आपके सामने आ रही हैं उसका समाधान हो सके? मेरा अपील झारखंड सरकार से, जो प्रशासनिक के वरीय अधिकारी, उनसे मेरा अपील है कि सर, जो मेरे साथ ये घटना घटी है, अनुरोध है उसकी जांच की जाए। साथ ही जो होमगार्ड बहाली में जो झारखंडी लोग हैं, उनके स्थान पर दूसरे राज्य के लोगों का जो नाम मेधा सूची में प्रकाशित हुआ है, उसकी भी जांच की जाए। जांच के दौरान मुझे भी शामिल किया जाए, जिससे मैं इस जांच को सही दिशा में आपको बताकर ले जा सकूं और जो गड़बड़ी हुई है उसे उजागर कर सकूं। तो आपने राजीव कुमार तिवारी को सुना, जो कि महासचिव हैं होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के। बता दें कि जिस तरीके से ये अनियमितता को लेकर के, गड़बड़ियों को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठाते रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको लेकर इन्हें काफी समस्याएं जो है वो झेलनी पड़ रही है। थाने के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, पैसे भी देने पड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो अनियमितताएं हैं, जो गड़बड़ियां हैं, वो दूर नहीं हो रही है। ऐसे में इस कार्यक्रम को करने का हमारा मकसद यही था और इस मामले को उजागर करने का भी मकसद यही था कि झारखंड सरकार और उसके साथ ही झारखंड पुलिस की तरफ हम ध्यान आकृष्ट करा सके कि किस तरीके से होमगार्ड जवानों की बहाली में गड़बड़ियां हो रही है और इन गड़बड़ियों को उठाने वाले लोगों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसकी तरफ हम ध्यान आकृष्ट सरकार का और साथ ही झारखंड पुलिस का करा सके। तो उम्मीद करते हैं कि इस मामले को उठाने के बाद कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो गड़बड़ियां होमगार्ड जवानों की बहाली को लेकर हो रही है, उस पर एक अंकुश लग सके और जो गड़बड़ियां हुई है उन्हें सुधार किया जा सके। तो मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव लगातार। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।